स्तर पर इसकी तफ्तीश भी होगी, यह भी सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या के तौर पर भी, जब ऐसे में पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। लेकिन कोरोना संकट के इस दौर में एक तरफ तो लोग दवाओं और ऑक्सीजन के लिए मुश्किल में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की इसी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए लोग कालाबाजारी करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। हालात इतने बुरे हैं कि इन कालाबाजारियों को किसी की जान की भी कोई परवाह नहीं है। मतलब इन्हें सिर्फ अपने पैसे और नफे से मतलब है। 3 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर तो मध्य प्रदेश के जबलपुर की है, जहां अस्पताल के एक मालिक ने ज्यादा कमाई के चक्कर में अस्पताल में भर्ती मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवा दिया। जबकि दूसरी तस्वीर बिहार के कटिहार जिले की है। वहां ये कालाबाजारी करने वाले गिद्ध ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे, जिसे अलग अलग जगह सप्लाई किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई और इन लोगों को पकड़ा गया है। जबकि तीसरी तस्वीर महाराष्ट्र की है। जालना जिले में छापेमारी की गई है और बड़ी तादाद में ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर एक गोदाम में छिपा कर रखे गए थे। इन पर अब कार्रवाई की जा रही है। पता करने की कोशिश की जा रही है कि इस कालाबाजारी में और कितने ज्यादा लोग शामिल थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले कारोबारियों पर एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने छापेमारी की और इस दौरान जबलपुर के एक मशहूर अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जबकि अस्पताल के मैनेजर देवेश चौरसिया को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि कारोबारी और अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा ने 500 नकली इंजेक्शन इंदौर से मंगवाए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती मरीजों को लगवा दिया गया और उनके जान के साथ खिलवाड़ किया गया। 2 दिन पहले ही गुजरात में दरअसल सूरत में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के रैकेट का पर्दाफाश हुआ और जब वहां आरोपियों से पूछताछ हुई तो आरोपी सपन जैन से पूछताछ के बाद ही मध्य प्रदेश में छापेमारी हुई और जबलपुर में यह कार्रवाई की गई। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर नकली रेमडेसिविर के इस काले कारोबार का मास्टरमाइंड कौन है और वो आखिर कब पुलिस के हत्थे चढ़ेगा। पुलिस ने जांच शुरू की तो यह पाया गया कि सिटी हॉस्पिटल के संचालक श्री सरबजीत सिंह जी मोखा ने और अपने जो मैनेजर हैं देवेश चौरसिया और सपन जैन के द्वारा इंदौर से वही नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए हैं। लगभग 500 इंजेक्शन उनके द्वारा मंगवाए गए थे और यह इंजेक्शन कुछ मरीजों को भी लगाए गए हैं। इस प्रकार इन्होंने यह अपमिश्रित इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए हैं। मरीजों के साथ एक छल कपट किया है और इससे कुछ मरीजों की जान को संकट भी उत्पन्न हुआ। मुद्दा यह है कि कहीं भी किसी भी तरह से काला बाजारी को बख्शा नहीं जाएगा और इसीलिए कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हमने ही की है ना, और इसीलिए पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस तरह से रेमडेसिविर की या ऑक्सीजन की या कोरोना से जुड़ी हुई किसी भी वस्तु की यदि काला बाजारी होगी तो रासुका की कार्रवाई होगी। एक बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली पुलिस ने एम्बुलेंस में काम करने वाले 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग एम्बुलेंस में मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं की कालाबाजारी करते थे। इन दोनों के पास से पुलिस ने दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर भी बरामद कर लिया है और आगे के लिए पूछताछ की जा रही है। इन कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है कि क्या पिछले कई वक्त से वो इसी तरह की हरकत में शामिल थे और कौन कौन लोग इस पूरी कालाबाजारी में शामिल थे। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी दवा और कोरोना जांच में इस्तेमाल होने वाले सामान की कालाबाजारी करने वाले लोग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ये सभी लोग अस्पतालों में ही काम करने वाले कर्मचारी हैं। इन लोगों के साथ एम्बुलेंस में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल बताए जा रहे हैं और आरोप यह है कि ये सभी लोग मिलकर सरकारी दवाएं और सामान चुराया करते थे अस्पताल से और बाजार में महंगे दाम पर बेच दिया करते थे। इन लोगों ने अस्पतालों से सामान चुराकर अपने घरों में इकट्ठा भी कर लिया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उनके घरों पर छापेमारी की और बड़ी तादाद में वो सामान बरामद भी किया गया। इस दौरान एक आदमी को गिरफ्तार भी किया गया है, जिससे पूछताछ के बाद कई निजी अस्पतालों और लैब में भी छापेमारी की गई। वहां से सरकारी अस्पताल का सामान बरामद भी किया गया है। न्यूज 18 इंडिया ने महामारी के इस दौर में मुनाफाखोर गिद्धों के खिलाफ भी मुहिम छेड़ रखी है।
इस मुहिम का असर भी हो रहा है। शहर शहर फैले गिद्धों पर अब पुलिस ने स्पेशल टीम बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 की इस नई मुहिम का असर ये हुआ कि आए दिन दवाओं और ऑक्सीजन की जमाखोरी करने वालों को अब जेल भेजा जा रहा है। इंसान की खाल में गिद्ध कैसे दिखते हैं, इसकी अब आपको कल्पना करने की जरूरत नहीं। दो पुलिस वालों के बीच चल रहे ये दो शख्स वही गिद्ध हैं जिन्हें कोरोना से जूझ रहे परिवार वालों में केवल और केवल ग्राहक और पैसे नजर आते थे। यूपी के गाजियाबाद के बड़े बड़े अस्पतालों के बाहर ये दोनों अपने शिकार की ताक में रहते थे और जैसे ही कोई कोरोना पीड़ित परिवार इन्हें अस्पताल में दाखिले और बिस्तर की तलाश के लिए चक्कर लगाता नजर आता, ये गिरोह उन्हें पैसे के बदले ऐसी मदद दिलाने का भरोसा देकर अपने जाल में फंसा लेता था। एक गिरोह बनाकर काम कर रहे इन लोगों की पोल खुली तो पुलिस के हत्थे ये दोनों चढ़ गए। थाना कोतवाली एवं जनपद की स्वाट टीम ने एक ऐसे गैंग को पर्दाफाश करा है जो कि बड़े अस्पतालों में एडमिशन के नाम पर पैसे की ठगी करा करता था। इसमें हम लोगों ने 2 अभियुक्त गिरफ्तार करे हैं जिनके पास से 1,95,000 रुपये बरामद हुए हैं। ये लोग बड़े अस्पतालों के इर्द गिर्द घूमकर कोरोना पीड़ितों के जो रिश्तेदार होते थे उनसे एडमिशन कराने के नाम पे पैसा लिया करते थे एवं गूगल ऐड पे जाकर बड़े अस्पताल मैक्स एवं यशोदा का ऐड दिया करते थे। पुलिस ने इस गिरोह के काम के तरीके के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में 5 मेंबर थे जिनमें से कुछ खुद को डॉक्टर बताते थे। बड़े अस्पतालों में भर्ती करवाने के लिए आने वालों की मदद के बहाने गिरोह के मेंबर मरीज के रिश्तेदारों के करीब पहुंचते थे। अस्पताल में दाखिले, बिस्तर, वेंटिलेटर और दूसरी सुविधा दिलाने का भरोसा देते थे और इसके लिए मरीज का आधार कार्ड, RT-PCR की जांच रिपोर्ट जैसी जानकारी अपने फोन पर मंगवा लेते थे। इसके बाद डॉक्टर को रिश्वत देने के नाम पर अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करवाकर लोगों को धोखा देते थे। एक बार पैसे मिलते ही ये लोग सिम कार्ड तोड़ देते थे। अभियुक्त डॉक्टर अमित एवं डॉक्टर चिराग बनकर कोरोना पीड़ितों के मरीजों के उनके रिश्तेदारों से बात करा करता था एवं उनसे बैंक अकाउंट में पैसे मंगाया करता था। गाजियाबाद की तरह दिल्ली के पास नोएडा में भी कोरोना काल के कुछ गिद्ध बेनकाब हुए हैं। इनमें से पुलिस ने इन 7 को धर दबोचा जो आपदा को अवसर बनाकर लोगों से जान की सौदेबाजी के आरोपी हैं। आरोप है कि गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 58 में सक्रिय ये गिरोह रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करता था। कोरोना की वजह से जहां मरीज एक सांस के लिए दवाओं के भरोसे रहते हों, वहां दवाओं की जमाखोरी कर उन्हें अनाप शनाप कीमत में बेचकर ये गिरोह सांसों का धंधा कर रहा था। मजबूरी के मारे लोगों से मुनाफा कमाने के लिए इस गिरोह ने अजीब तरकीब निकाली। पुलिस का दावा है कि यह गिरोह न सिर्फ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करता था बल्कि नकली रेमडेसिविर बनाकर लोगों की जान से खिलवाड़ करता था। इसके लिए यह गिरोह निमोनिया के काम आने वाली जेनरिक मेरोपेनम इंजेक्शन का लेबल हटाकर उसे रेमडेसिविर के नाम से मुंहमांगी कीमत पर बेच रहा था। पुलिस ने इनके पास से 2,45,000 रुपए, 9 रेमडेसिविर इंजेक्शन, एक बिना लेबल वाला इंजेक्शन, 140 नकली लेबल वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरी कंपनियों की दवाई बरामद की है। ऐसे लोग गाजियाबाद और नोएडा तक ही सीमित नहीं है। जिस वक्त पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है उस वक्त कोरोना महामारी में मुनाफाखोरी करने वाले कोरोना के गिद्ध भी सक्रिय हैं। ये गिद्ध इंसानियत का सौदा करने से भी गुरेज नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के देवास में इंसानियत का सौदा करने वाला एक ऐसा ही गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। झुके सिर, जमीन की तरफ निगाहें और हाथों में हथकड़ी। पुलिस के आरोपों के मुताबिक जैसी इनकी करतूत थी उसमें यही हश्र होना था। ये दोनों 6 गुर्गों वाले इस गिरोह के मेंबर हैं जो मध्य प्रदेश के देवास में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। पुलिस को भनक लगी तो गिरोह के सभी 6 मेंबर पकड़े गए जिनमें से 2 को जेल भेज दिया गया जबकि बाकी 4 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनसे इस पूरे गिरोह के काम के तरीके और इसमें शामिल लोगों के बारे में पूछताछ चल रही है। बताया गया कि पुलिस ने इन सबके खिलाफ NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई का फैसला कर लिया है। कोतवाली के अपराध क्रमांक 337/2021 जिसमें कोरोना
उपयोग किया जाने वाला इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी की गई थी। उसमें अभी तक कुल 6 आरोपी गिरफ्तार कोतवाली पुलिस द्वारा किए जा चुके हैं। और भी जितने नाम आएंगे उन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विवेचना पुलिस को इस मामले में एक अस्पताल के कुछ लोगों के शामिल होने का भी सुराग मिला है। बताया गया कि कालाबाजारी के इस खेल में जल्द ही कुछ नर्सों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वैक्सीनेशन करवाने के लिए पहुंचे लोग बारिश होने के बावजूद भी लाइन में ही खड़े नजर आए। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगाई दी। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद हजारों लोग टीका लगवाने के लिए सेंटर में पहुंच गए और भीड़ की वजह से लाइन में लगे लोग बारिश होने के बावजूद अपनी जगह से नहीं हटे। उत्तर प्रदेश के शामली में एक कोविड अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। आरोप है कि इन कर्मचारियों ने एक मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर देने के लिए 10,000 रुपए रिश्वत के तौर पर वसूले और पैसा लेने के बाद भी मरीज को खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया। ऑक्सीजन ना मिलने से मरीज के कुछ ही देर बाद मौत भी हो गई। इसके बाद मरीज के रिश्तेदारों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। हंगामा बढ़ता देख अस्पताल के सीएमएस ने दोनों पक्षों को अपने पास बुलाया। रिश्वत के पैसे कर्मचारियों से उन परिजनों को वापस दिलवाए, लेकिन इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें आरोपी कर्मचारी मारे गए आदमी के परिवार वालों से माफी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि परिजनों की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज करवाया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के भतीजे की शादी का जश्न मनाया गया, जिसमें कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस महामारी की वजह से छत्तीसगढ़ में कई तरह की पाबंदियां लागू है। शादी समारोह में सिर्फ 10 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के भतीजे की इस शादी समारोह में करीब 150 लोग एक साथ डांस करते दिखाई दे रहे हैं। सभी कोरोना नियमों को ताक पर रखे दिखाई दे रहे हैं। ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और ना ही कोई मास्क लगाया नजर आ रहा है। सब लोग एक साथ डांस करते दिखाई दे रहे हैं कोरोना नियमों को ताक पर रखते हुए। यह शादी 5 मई को हुई थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां 21,331 नए मामले सामने आए 24 घंटे में। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए राहत की बात यह है कि पिछले दिन के मुकाबले ये संख्या कम है, लेकिन 24 घंटे में ही 278 लोगों ने कोरोना से अपनी जान भी उत्तर प्रदेश में गंवाई है। अब जो नया आंकड़ा सामने आया है वो एक दिन के मुकाबले कम बताया जा रहा है। एक दिन में 29,709 लोग ठीक भी हो गए हैं कोरोना से पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो नया ताज़ा आंकड़ा सामने आया है नए मरीजों का, वो पिछले दिन के मुकाबले कम बताया जा रहा है। यानी उम्मीद ये की जा रही है कि अब कोरोना पर काबू पाने की दिशा में काम किया जा रहा होगा। कोरोना के बढ़ते कहर के बावजूद बिहार में सरकार के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसकी एक तस्वीर वैशाली से भी सामने आई है। बीती रात एक शादी समारोह में सैकड़ों लोग न सिर्फ शामिल हुए हैं, बल्कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी बेपरवाही से धज्जियां उड़ाई गई है। शादी में शामिल हुए लोग मास्क तक लगाए नजर नहीं आए। इतना ही नहीं, इस दौरान कुछ लोगों ने तो बाकायदा हथियार भी लहराए, फायरिंग भी की है। यानी 2 तरीके से ये जानलेवा हरकत हुई है। बारात में शामिल लोग जमकर डांस करते दिखाई दिए। कोरोना नियमों की ताक पर रखकर बारात समस्तीपुर के राघोपुर से शिवनगर आई थी और शादी में नियम तब टूटा गया जब बिहार में लॉकडाउन लगा है। शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की परमिशन है, लेकिन यहाँ बेपरवाही से नियमों को ताक पर रखकर लोग हथियार भी लहराते नजर आए, फायरिंग भी की। देश इस वक्त कोरोना की दूसरी और बेहद घातक लहर का सामना कर रहा है। नए मरीजों का आंकड़ा जहां लगातार
4 लाख के पार 4 दिनों तक रहा। वहीं कोरोना की वजह से रोजाना होने वाली मौत भी अब लोगों को डराती चली जा रही है। लेकिन बेहद चुनौती भरे इन हालात के बीच केंद्र सरकार की कोशिश और वैज्ञानिकों के कौशल ने उम्मीद का एक नया दिया जलाया है, जिसका इंतजार पूरा देश बड़ी शिद्दत से कर रहा था। सच तो यह है कि इस कड़ी में अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं वो हमें गर्व भी दिलाती है। कोरोना के खिलाफ लड़े जा रहे उस महायुद्ध की कहानी, जिसमें जीत अब महज कुछ कदम की ही दूरी पर है। वायरस पर वार की रणनीति। 30 दिन में कोरोना का काल। देश इस वक्त विपदाओं से घिरा है। भारत के ज्यादातर हिस्से से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। महामारी ने लोगों पर शिकंजा कुछ यूं कस रखा है कि रोजाना सैकड़ों लोगों की सांसें वायरस की वजह से जवाब दे रही हैं। लेकिन सच तो यह है कि केंद्र सरकार से लेकर देश के वैज्ञानिकों ने अब इस वायरस को शिकस्त देने के लिए युद्ध स्तर पर मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में देश के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया है जिसके बूते कोरोना पर न सिर्फ शिकंजा कसा जा सकेगा, बल्कि कोरोना के मरीजों को महज कुछ ही दिन के भीतर ठीक किया जा सकेगा। DRDO के वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने एक ऐसी एंटी कोरोना दवा का आविष्कार किया है जिसके इस्तेमाल से महज 7 दिन के भीतर कोरोना के मरीज को ठीक किया जा सकेगा। DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इजाजत मिलने के बाद अब दावा किया जा रहा है कि ये दवा महज 1 महीने या उससे कम वक्त में कोरोना मरीजों तक पहुंच जाएगी। आप लोगों ने बना लिया है, DCGI ने इसे अनुमति भी दे दी है। कितने दिनों के अंदर ये मरीजों के बीच में होगा, अस्पतालों के को आप लोग मुहैया करा सकेंगे? जी, हमारे इंडस्ट्री पार्टनर डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ हमारा ये काम चल रहा था और अभी मैन्युफैक्चरिंग उनका जो है वो तेज़ करने की कोशिश में है और हम भी उनके साथ तालमेल बनाए हुए हैं। तो देखते हैं कि बहुत जल्दी ही कोशिश है कि कुछ दिनों में ही ये पेशेंट को इस्तेमाल के लिए मिल जाए, क्योंकि कुछ दिनों से मतलब है कि 1 महीने के अंदर मिल सकते हैं? नहीं, उससे भी पहले। तो उम्मीद यही है कि कुछ दिनों में मिल जाएगा। DRDO ने जिस एंटी कोविड दवा को बनाने का दावा किया है उसकी कहानी कोई अभी की नहीं है। सच तो ये है कि इस पूरे अभियान को समझने के लिए हमें साल 2020 में चलना पड़ेगा, क्योंकि उसी साल मार्च के महीने में देश में कोरोना का पहला मरीज सामने आया था और अप्रैल महीने में DRDO ने कोरोना के खिलाफ कारगर दवा खोजने की तैयारी शुरू कर दी थी। दावा किया जा रहा है कि न सिर्फ इस दवा के अब तक के सभी नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं, बल्कि तीनों क्लिनिकल ट्रायल में ये दवा वैज्ञानिकों की कसौटी पर खरी उतर चुकी है। दवा से जो है वायरस का जो है ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाता है सेल्स के अंदर। ये एक्सपेरिमेंट के बाद हमने ड्रग कंट्रोलर से इजाज़त मांगी कि हमें क्लिनिकल ट्रायल के लिए परमिशन दी जाए। तो हमें मई 2020 से फेज़ 2 ट्रायल्स का हमें परमिशन मिला और वहाँ से हमने अक्टूबर 2020 तक फेज़ 2 ट्रायल्स कंप्लीट किए, जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए। और इस दवा को स्टैंडर्ड केयर के साथ देने पे स्टैंडर्ड केयर के तुलना में ये दवा ज़्यादा ऐड कर रही थी बेनिफिट को। ये दवा DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज और हैदराबाद सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने साथ मिलकर तैयार की है। इस दवा को अभी 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG नाम दिया गया है। इस दवा के इस्तेमाल के दौरान वैज्ञानिकों को इस बात का पता चला कि स्टैंडर्ड केयर मेडिसिन की तुलना में ये कहीं ज्यादा भरोसे के साथ मरीजों पर प्रभावी हो रही है। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि DRDO ने जिस नई दवा को विकसित किया है उसने कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता को भी कम किया है। दरअसल स्टैंडर्ड केयर मेडिसिन वो दवाएं होती हैं जिन्हें मौजूदा वक्त में मरीजों को ठीक करने के लिए दिया जा रहा है।
हमने जो ट्रायल किए हैं वो मॉडरेट टू सीवियर, यानी कि कुछ बीच का लेकर के और सीवियर तक हमने कोशिश किया। सारे पेशेंट्स हमारे उसी में हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में ट्रायल हुआ है और उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। उनमें से किसी का कोई हानि नहीं हुई और कोई बहुत सेफ है ये दवा पहले तो, और जो उनका रिकवरी रेट था वो भी बढ़ा है फेज़ 2 ट्रायल में भी। और फेज़ 3 में हमने ये देखा है कि तीसरे दिन पे जो ऑक्सीजन डिपेंडेंस है पेशेंट्स की वो स्टैंडर्ड केयर के तुलना में थोड़ी और बेहतर हो रही है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर इस दवा का मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे मरीज के शरीर में जाकर वायरस का खात्मा करती है। इस दवा को ग्लूकोज जैसे पाउडर के रूप में तैयार किया जाता है। सैशे के रूप में आने वाली इस दवा को सुबह और शाम 2 डोज की तरह लिया जाएगा। शरीर में जाकर ये दवा उन सेल्स तक पहुंचती है जहां वायरस होता है। वायरस शरीर के जिस भी हिस्से में होता है ये दवा उस हिस्से का पता लगा लेती है, जिसके बाद ये दवा वायरस की ग्रोथ को रोक देती है। इतना ही नहीं, वायरस को शरीर में ग्रोथ के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है उसे भी ये दवा कम कर देती है, जिससे वायरस फैल नहीं पाता। इसके अलावा नए वायरस के प्रोटीन को भी ये दवा नष्ट कर देती है। मरीज के फेफड़ों पर भी इस दवा का खासा असर होता है, जिससे मरीज की ऑक्सीजन की जरूरत भी कम हो जाती है। इतना ही नहीं, इस दवा को लेकर सबसे बड़ा दावा यही है कि ये महज 7 दिन के भीतर मरीज को ठीक कर देती है। देखिए, इसका जो मैकेनिज्म है वो ऐसा है कि जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वहाँ पे वो सेल्स के अंदर ये दवा ज़्यादा मात्रा में जाती है और वहाँ जाकर के वायरस की ग्रोथ को रोकती है, चाहे वो शरीर के किसी भी पार्ट में हो, लंग्स में हो या और कहीं भी हो। तो ये दवा सीधे पहुँच करके, क्योंकि ये ग्लूकोज की तरह से ही जाती है, जैसे ग्लूकोज शरीर में फैलता है ऐसे ही फैलती है, और फिर जहाँ पर वायरस ज़्यादा होता है, वायरस के सेल्स होते हैं ज़्यादा, वहाँ पर ये ज़्यादा पहुँचती है। और उसके साथ ही वायरस को एनर्जी जो चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, उसको एनर्जी को बहुत कम कर देती है, जिससे कि वायरस ग्रो नहीं हो पाता, और जो नए वायरस भी बनते भी हैं उनके प्रोटीन्स को भी डिस्टॉर्ट करती है। तो ये इसके 2 मैकेनिज्म हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ DRDO के वैज्ञानिकों की जंग का ही नतीजा है कि उम्मीद की नई किरण एक बार फिर जगमगाने लगी है। उधर देश के प्रधानमंत्री लगातार हालात की न सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बल्कि राज्यों तक हर संभव मदद पहुंचाने में जुटे हैं। इसी सिलसिले में केंद्र सरकार ने कोरोना के खिलाफ अपनी जंग को धार देने के लिए 25 राज्यों के लिए एक बार फिर खजाना खोल दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 25 राज्यों की पंचायतों के लिए 8,923.8 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। इस राशि का इस्तेमाल कोरोना महामारी के खिलाफ अभियान में किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने RBL यानी ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए ये राशि जारी की है। इस राशि का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों, गांव, ब्लॉक और जिले के लिए किया जाएगा। राज्यों को इस अनटाइड ग्रांट की पहली किस्त जून में जारी होने वाली थी, लेकिन महामारी के हालात को ध्यान में रखते हुए और पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने समय से पहले ही अनुदान राशि जारी कर दी है। इस राशि का इस्तेमाल स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर वैक्सीनेशन तक पर किया जाएगा। हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगे। महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही इस वैश्विक जंग में भारत अकेला ऐसा देश है जहां एक बहुत बड़ी आबादी की हिफाजत सरकार के कंधों पर है। यही वजह है कि देश के वैज्ञानिक और सरकार लगातार उन कोशिशों में जुटे हैं जिनकी बदौलत महामारी पर न सिर्फ नकेल कसी जा सके, बल्कि लोगों की जान भी बचाई जा सके। बिहार की राजधानी पटना में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की इजाजत मिलने के बाद कई केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ती दिखाई दी। राजधानी के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर तो मेले जैसा मंजर दिखाई दिया, जहां लोग काउंटर पर एक दूसरे से चिपके नजर आए। हाथों में आधार कार्ड की कॉपी लेकर काउंटर पर पहुंचने वाले लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। लोगों का आरोप है कि व्यवस्था में कमियों की वजह से कोरोना के नियमों का पालन वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं हो पा रहा है। इससे लोगों को वैक्सीन लेने के दौरान ही
इस बीमारी की चपेट में आने का भी डर सताने लगा है। जब करीब 9 बज गया, 9 साढ़े 9 के बीच में एक गार्ड जो है जैसे तैसे टोकन बांटने लग गया। हम लोग सोचे ऐसे ही टोकन होगा, लेकिन पता चला कि लाइन वालों को तो टोकन दिया ही नहीं, किसी को उसके लिए मारामारी हो गई है। और समझिए कि कोरोना जिसको नहीं हुआ वो भी हो जाए। कोरोना हराएगा। देखिए एक दूसरे के लोग सटे हुए, उसमें क्या कोरोना, कहाँ की डिस्टेंस बना के रखिए, 2 गज की दूरी, कहाँ है कुछ। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी एक वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ जुटने से हंगामा हो गया। आज से ही 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यहां टीका लगना शुरू हुआ, लेकिन प्रेमनगर के इस सेंटर पर 11 बजे तक वैक्सीनेशन शुरू ही नहीं हो सका, जबकि लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। सैकड़ों लोगों के एक साथ जुट जाने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग भी अब बीच न रहा और सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए गए। 10 बजे वहाँ से यहाँ आए तो हमने लाइन लगाई हुई, कितनी देर से हमें आ रहे, चेक होने के बाद हम उधर गए, उन्होंने मना कर दिया हमें। अब देखो वो सब बिना लाइन के जा रहे हैं सारे लोग। हम बेवकूफ़ है सर, 8:30 बजे से बेटा बैठाया हुआ है घर पे, बच्चे 2 मेरे। कितने बजे पता चला आपको यहाँ? सर मैंने 10 बजे, कल की मेरी बुकिंग थी कि 10 बजे मेरे को यहाँ लगेगी। भीड़ भाड़ लगी थी, सोशल डिस्टेंसिंग तो होनी पड़ी है। सर देखो कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग। 100 नंबर पे कॉल कर लिया है, 100 नंबर वाले भी आए थे, देख के चले गए, कोई कुछ नहीं किया। वैक्सीन और ऑक्सीजन के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर कोरोना संकट पर राजनीति करने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने दिल्ली में ऑक्सीजन की ऑडिट की जरूरत बताई और टीवी पर लगातार विज्ञापन देने के मुद्दे पर भी केजरीवाल को घेरा। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा था? अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और केजरीवाल जी कहते हैं कि हम 1,34,00,000 वैक्सीन के लिए ऑर्डर देने वाले हैं, ये मंजूरी हो गई है, दिल्ली सरकार ने ये मंजूरी दे दी है और चारों तरफ वाहवाही शुरू हो जाती है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी कितने प्रोएक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं, समय रहते उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया है। 1 करोड़ और कोई छोटा मोटा नहीं, 1,34,00,000 वैक्सीन के लिए ऑर्डर दे दिया है। लगभग 1400 करोड़ का है ये, 1,34,00,000 वैक्सीन, इसका ऑर्डर उन्होंने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है और यथाशीघ्र ये वैक्सीन आ जाएगा। और आज वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है। सिसोदिया जी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि हमने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया है। और मैं आज डॉक्यूमेंट लेके आया हूं जो दिखाना चाहता हूं कितना ऑर्डर टोटल प्लेस किया है दिल्ली सरकार ने, अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैनल, जो भारत सरकार जो देती है मुफ्त में, उसके बाहर कुल मिलाकर के 5.5 लाख, 4 लाख कोविशील्ड और 1,50,000, 1.5 लाख कोवैक्सीन, कुल मिलाकर के 5.5 लाख वैक्सीन का ऑर्डर अरविंद केजरीवाल जी ने प्लेस किया है। सरकार महाराष्ट्र को ऑक्सीजन दे सकती है, बाकी राज्यों को ऑक्सीजन दे सकती है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि दिल्ली के प्रति भारत सरकार का रवैया अलग होता है? ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट करती है क्या ऐसा भारत सरकार? बिल्कुल नहीं। दिल्ली में केजरीवाल जी राजनीति करते हैं। मैं कुछ सवाल पूछता हूं अरविंद जी, 6 मई, आज से 3 दिन पहले 6 मई 2021 को अरविंद केजरीवाल जी, आप सबने दिखाया टीवी पे भी, एक चिट्ठी जारी करते हैं और कहते हैं कि हमें आपने 730 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, आप जो हमने मांगा था वो आपने हमको दे दिया। और चिट्ठी लिखा, आपने देखा भी, उन्होंने धन्यवाद भी किया था, ट्वीट भी किया था। चंद मिनटों के बाद उनके प्रवक्ता, उनके विधायक और ये पूरा जो मैनेजमेंट देख रहे हैं दिल्ली में कोविड के, वैसे राघव चड्ढा जी ऑक्सीजन बुलेटिन जारी करते हैं और ऑक्सीजन बुलेटिन जारी करके कहते हैं हमारी आवश्यकता, दिल्ली की आवश्यकता तो 976 मेट्रिक टन है और आपूर्ति केवल 59% ही हुई है, बाकी आपूर्ति नहीं हुई। 4 मिनट पहले केजरीवाल जी कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, 730 मेट्रिक टन हमारी आवश्यकता थी, आपने दे दिया जी। और उसके बाद राघव चड्ढा जी कहते हैं कि ऑक्सीजन बुलेटिन में कि 976 मेट्रिक टन हमारी आवश्यकता है और हमें केवल 59% दिया। आप बताइए, कैलकुलेशन उनके घर के लोग ही नहीं कर पा रहे हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव टाल दिए गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव भी होने थे, लेकिन जिस तरह के इस वक्त हालात बने हुए हैं कोरोना को लेकर, एक बड़ा फैसला किया गया है। 15 जून के बाद अब चुनाव होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। फिलहाल ये चुनाव टाल दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के भी चुनाव टले हैं। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। अजीत,
आखिर ये एक बड़ा फैसला कैसे लिया गया है? देखिए बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड को लेकर सरकार लगातार काम कर रहे हैं, उसके चलते ब्लॉक प्रमुख के चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को टाल दिया गया, क्योंकि कोविड के संक्रमण का वक्त है। सरकार भी इस बात को जानती है कि चुनाव प्रचार होगा तो वापस दोबारा केसेस बढ़ सकते हैं, लिहाजा लॉकडाउन की तरह इसे भी बढ़ा दिया गया है। और अब जो 15 से 20 मई के मध्य चुनाव होने थे जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के उत्तर पूरे यूपी में, उसे अब 15 जून के बाद कराया जाएगा। हालांकि इसके लिए नोटिफिकेशन बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी जो खबर मिली है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव को 15 जून तक टाल दिया गया। 15 जून के बाद कोई तिथि निर्धारित की जाएगी जिसके बाद चुनाव होगा, और तब तक सरकार को लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोविड के कंट्रोल को भी वो आगे ले जाएगी, यानी कोविड के केसेस पर नियंत्रण कर लेगी और उसके बाद इन चुनावों को कराया जाएगा। प्रशांत जी।